आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दाहोद से पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी, बोले जो सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय। देश के 16 राज्यों में फैला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। रेखा गुप्ता ने किया वादा, दिल्ली में एक भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी, दिए जाएंगे पक्के मकान। जेडीयू बोली तेज प्रताप पर कार्रवाई का दिखावा कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। खंडवा गैंगरेप केस, मौत से पहले पीड़िता ने बेटे बहू को बताया मेरे साथ गलत हुआ है, परिजनों का दावा, आते भी बाहर आ गई। हनुमान बेनीवाल बोले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया गया। सऊदी अरब में अब छलकेंगे जाम, कुछ स्थानों पर मिलेगी शराब। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के दाहोद में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश निराशा से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर मिटाने की कोशिश करेगा उसका भिड़ना तय है। बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, और इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने, उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया, और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। महाराष्ट्र में मानसून 12 दिन पहले ही आ गया है। इसी के साथ मूसलाधार बारिश से 1-2 दिन के अंदर ही तबाही आ गई है। आईएमडी के मुताबिक अब संभावना है कि अगले कुछ ही दिनों में मुंबई में तेज बारिश के साथ पूरी तरह से मानसून सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले समय में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। देखिए, मध्य रेलवे के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेके लोनावला तक के पोर्शन में कल रात से काफी हेवी बारिश चल रही है। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात करें तो पिछले 12 घंटे में 183 mm मतलब 183 mm की बारिश यहाँ पे हुई है। उसी के साथ में लोनावला में 190 mm की बारिश यहाँ पे हुई है। अगर हम लोग बाकी स्थानक भी देखें तो कुलाबा में लगभग 160 mm की बारिश है, मस्जिद में 158 mm की बारिश है, और कुर्ला के पोर्शन में 130 mm की बारिश हमारे पास नोट डाउन हुई है। इस बारिश के चलते रात भर से कंटिन्यूएशन में काम चल रहा था, जिसके चलते सुविधाएं चल रही थी। लेकिन सुबह 8 बजे से 9 बजे के दरमियान सीएसएमटी के स्थानक पे लगभग 80 mm की बारिश टोटल हुई है, जिसके चलते यहाँ पे जो एमसीजीएम के द्वारा 2 पंप प्रोवाइड किए गए थे। एक पंप है एमसीजीएम का जो महालक्ष्मी पंपिंग स्टेशन है, जो भाईखला और सैंडल्स रोड के एरिया का पानी जो है वो इवैक्यूएट करता है, और दूसरा पंप है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मस्जिद के दरमियान का पानी इवैक्यूएट करने के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाता है, उसे ओएनजीसी येलो गेट का पंप बोलते हैं। ये पंप काफी देर तक ऑपरेट नहीं हो पाए थे। इसमें महालक्ष्मी का जो पंप है वो 11:30 बजे ऑपरेट हो गया है, जिसके चलते पानी का जो रिसाव है वो शुरू हो गया है। इसी के साथ साथ में आज जो हाई टाइड का समय था वो 11:30 बजे का था। हाई टाइड होने के कारण जो फ्लड गेट्स है वो लगभग उससे 1 से 1.5 घंटा पहले बंद कर दिए गए थे। उनके चलते पानी का जो रिसाव है वो काफी हद तक रुक गया था।
इसी कारण हम लोगों को वडाला रोड से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक की जो ट्रैफिक है हार्बर लाइन के ऊपर, ये लगभग 10:35 पे बंद करनी पड़ी थी। कोरोना वायरस एक बार फिर से देश में दस्तक दे चुका है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर राज्य सरकारों तक की नजर बनी हुई है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के सक्रिय मामले 1009 पहुंच गए हैं, जिनमें से 752 मामलों की पुष्टि हाल में ही हुई है। बीते 2 हफ्तों में यह आंकड़ा 257 बताया गया था, लेकिन आज आए ताज़ा आंकड़ों में केस बढ़ गए हैं। कोविड-19 के ताज़ा मामलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा नए केस केरल में मिले। यहाँ सबसे ज़्यादा 430 सक्रिय मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104, गुजरात में 83, तमिलनाडु में 69, कर्नाटक में 47 सक्रिय मामले हैं। उत्तर प्रदेश में 15, राजस्थान में 13, पश्चिम बंगाल में 12, पुडुचेरी में 9, हरियाणा में 9, आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में 2, छत्तीसगढ़ में 1, गोवा में 1, तेलंगाना में 1 सक्रिय मामला मिला है। भारत में कुल एक्टिव केस 1009 हो गए हैं। कुछ राज्यों जैसे अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि में फिलहाल कोई भी सक्रिय मामला सामने नहीं आया है। इसको लेकर के सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी और सभी अस्पतालों को, सभी डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने वडोदरा में रोड शो के जरिए की। यहां भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान पुष्प वर्षा की। मन किया उन्होंने किया, जो इशारा था सुनाई नहीं दिया, लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वाज अ प्राउड मोमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि हमको हमने आमने सामने मिले। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से आपकी बहन के बारे में बताया, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में उनका एक रेपुटेशन बना है आतंकवाद के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया। और नो डाउट कि जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स अ सलाम है हमारी फोर्सेस को कि उन्होंने एटलीस्ट आज वो बता दिया उन दुश्मनों को कि यहाँ के औरतें किसी मर्दों से कम नहीं है। थैंक यू सर। और जब तक हमारे देश में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, क्योंकि आधी आबादी हमारी औरतों की है, और अगर 50% ऊपर नहीं आएंगी तो देश आगे कैसे आएगा? सो जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट चॉइस। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने कहा कि अगर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो मनरेगा क्यों बंद है, तेंदुपत्ता क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, रेलवे में भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, निजीकरण क्यों हो रहा है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, भारत चौथे पायदान पे पहुंच गया। पैसा तो भारत का है, लेकिन जा किसके पास रहा है? जो 2014 के पहले जिन उद्योगपतियों की आर्थिक स्थिति क्या थी और कितने गुना बढ़ गया है, अब 20 कारपोरेट, बड़े कारपोरेट के आप संपत्ति के द्वारा निकाल लीजिए, दर्जन में नहीं सैकड़ों गुना बढ़ा है। ये सारा पैसा जा तो वहां रहा है। अब सवाल इस बात का है कि यदि दुनिया का सबसे चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है तो फिर मनरेगा बंद क्यों है? तेंदुपत्ता खरीदा क्यों नहीं जा रहा है? रोजगार छीने क्यों जा रहे हैं? रेलवे में भर्ती क्यों नहीं हो रहा है? पीएसयूज बंद क्यों हो रहे हैं? निजीकरण क्यों हो रहा है? अभी स्थिति ये है, जितने पीएसयूज हैं और ये बड़े कारपोरेट है, दोनों संपत्ति कर लेंगे तो 16-17 लाख करोड़ होता है। दिल्ली में शुरुआत से ही झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा गंभीर रहा है। पहले भी पार्टियां झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भाजपा पर कई सवाल उठा चुकी हैं। ऐसे में एक बार फिर से यहां मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसके बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। देखिए, आज भी मैं एक झुग्गी क्षेत्र में ही आई हूँ जहाँ पे हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, और मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं।
एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो। यहाँ पे गली नाली, खड़ंजा, शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से, आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे। और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता, आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। हम वो नहीं है जो पिछली सरकारों ने एक सुविधा, एक शौचालय लोगों को दिया नहीं। बहनें स्नानघर के बिना खुले में नहाने के लिए मजबूर थी, बच्चे कूड़े के ढेरों पे बैठने के लिए मजबूर थे। हम सारी सुविधाएं झुग्गी वालों को दे रहे हैं और वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए संदेश मेरा साफ है कि कोई झुग्गी बस्ती टूट नहीं रही। और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी सुन ले, उनके ऐसे अवरोधों से सरकार रुकने वाली नहीं है। सरकार काम कर रही है जनता के हित में, झुग्गी वासियों के हित में, और हर घर को पानी मिले, हर घर को सुविधाएं मिले, सड़कें बेहतर हों, पर्यावरण साफ हो, यमुना जी की सफाई हो, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पे हम काम कर रहे हैं। यूपी के जौनपुर में पिता और 2 बेटों की हत्या से सनसनी फैल गई है। तीनों के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना की जानकारी देते हुए एसपी जौनपुर ने बताया कि थाना जाफराबाद अंतर्गत नेवादा बाईपास के पास स्थित लालजी बिल्डिंग वर्कशॉप के मालिक गुड्डू कुमार, उनके भाई यादवीर और पिता लालजी के शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया। ये यहाँ पर जाफराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है और ये जो दुकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर वेल्डिंग का कार्य करते थे जो लोग, लालजी और उनके 2 पुत्र। रात्रि में यहीं पर जो बगल में कमरा है, यहीं पर कार्य खत्म करके ताला लगा के अक्सर घर चले जाते थे, मगर कल वो घर नहीं पहुँचे। जब घर नहीं पहुँचे तो जानकारी की गई और पाया गया कि यहाँ इस कमरे के अंदर उन तीनों के शव पड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति किसी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से ऐसा प्रतीत होता है उन्हें चोट पहुंचाकर उनकी हत्या करके चले गए हैं। तो पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही हम इस घटना का अनावरण कर लेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी बाहरी शक्तियों, दुश्मनों ने हमारे देश पर हमला करने की कोशिश की है, उस समय पूरा देश एकजुट रहा है, एक झंडे के नीचे रहा है। इस बार भी जब आतंकवादियों ने हमारे देश पर हमला किया और हमारे 26 लोगों की जान ली, उस समय सारा देश एक साथ खड़ा रहा। हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार राष्ट्रहित में जो भी कदम उठाएगी, हम उनके साथ हैं। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी हमारे देश पर बाह्य शक्तियों ने, दुश्मन देशों ने हमला करने की हिम्मत की, उस समय सारा देश एक रहा, एक झंडे के नीचे रह गया और एक विचारधारा के साथ देश और सेना के साथ रहा। चाहे 1965 में पाकिस्तान का हमला रहा हो, चाहे 71 में रहा हो, सारे हमारे देवतुल्य देशवासियों ने एक मन, एक राय, एक झंडे के नीचे रह करके देश का एकता, अखंडता को बचाने के लिए एक राय बना लिया था। इस बार भी जब हमारे देश में आतंकवादियों ने हमला करके 26 लोगों की जानें ली, हमसे छीन लिया है, उस समय सारा देश एक होकर हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने सरकार के साथ खुल्लम खुल्ला ये वादा नहीं, संकल्प लिया कि आतंकवाद के खात्मे के लिए, इस देश में देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी कदम सरकार उठाएगी, सरकार के कदम के साथ, और इसी तरह का आश्वासन
करीब करीब देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया। बिहार की सियासत में एक बार फिर से सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बवाल मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की फेसबुक पर उनके निजी जीवन को लेकर एक पोस्ट की गई थी, जिसमें बताया गया था कि वे पिछले 12 सालों से शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप यादव की सफाई भी सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि उनका सोशल मीडिया हैक कर लिया गया है। अब इस मामले में जेडीयू ने भी तंज किया है। तेज प्रताप यादव माननीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और अनुशासनहीनता उन्होंने पहली बार नहीं किया, लेकिन ये चुनावी समर जब आने वाला है तो माननीय लालू प्रसाद जी को दारोगा प्रसाद राय, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिनका सम्मान है, उनकी पोती जो मिरांडा हाउस में पढ़ी ऐश्वर्या राय, उसके साथ जब जुर्म हो रहा था तो इनका ट्वीट खामोश था। आज आप आईवास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया है और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर मामले का केवल ये राजनीति में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि ना हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं ठीक नहीं। माननीय लालू प्रसाद जी ने यह कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो काम किया है वो परिवार की परंपरा के विपरीत किया है और इसलिए इनको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निकाला जाता है और परिवार से अलग किया जाता है। उसके बाद तेजस्वी यादव बोलते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं। पिता ने कहा घर निकाला हो गया, छोटे भाई बोल रहे हैं कि मेरे बड़े भाई है। इस शब्दों की बाजीगरी मत करिए। सीधा सदस्यता समाप्त करने के लिए अगर आवेदन नहीं दीजिएगा तो यह माना जाएगा कि केवल आईवास है। मध्य प्रदेश के खंडवा में हुए निर्भया कांड जैसी वारदात में अब नए खुलासे हो रहे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन परिवार ने जो बताया वो दिल को दहला देने वाला है। जिस तरीके से महिला के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा गया है वो वहशीपन की इंतहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला की आंतें बाहर थीं, जिससे ऐसा लगता है कि महिला से जबरदस्ती के दौरान वहशीपना किया गया है। साथियों, आज का दिन बहुत ही दुख से भरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह के जघन्य अपराध हमारे देश में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबकी रूह कांप जाती है और ये अपराध रुक नहीं रहे। ये अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार सो रही है, ये प्रशासन सो रहा है। जब भी दिल्ली में कोई बड़ा कांड होता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो पूरी ताकत से चलता है, पर इस देश की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, गांवों में बसती है। और आज गांवों में बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते हैं। ऐसी ही एक घटना मैं आप सबके सामने आज ला रहा हूं। आदिवासी निर्भया कांड। खंडवा में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक 45 साल की आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और इतना जघन्य बलात्कार था कि पूरी रूह कांप गई। उसके बाद आरोपियों ने, जो कि शराब के नशे में थे, उन्होंने सरिया डालकर उनके बच्चादानी को बाहर निकाल दिया और इतनी बुरी तरह निकाला कि पूरी उनकी आंतें भी उस महिला की बाहर आ गई। वो महिला वहां तड़पती रही और उसकी 16 साल की बच्ची जब देखने वहां पहुंची तो वो भी बेहोश हो गई। साथियों, इस तरह के अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और जब खंडवा में यह अपराध सामने आया तो प्रशासन मौन बैठा था। मध्य प्रदेश के मुरैना से बड़ी खबर सामने आई है। यहां अवैध शराब खपाने जा रहे शराब माफियाओं ने चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात सिहोनिया थाना क्षेत्र में भाटापुरा नहर पुलिया के पास आज सुबह हुई है।
दुनिया से जो लगभग सुबह 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ 2 लोगों को गोली मारी गई है, जिस पर उनको इलाज के लिए मुरैना रेफ़र किया गया था और मुरैना हॉस्पिटल में उन दोनों की मृत्यु हो गई है। जो अज्ञात आरोपियों के द्वारा गोली मारना बता रहे हैं, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है और शवों का पीएम करवाया जा रहा है। और पीएम के उपरांत उसमें जो प्रकरण है वो भी दर्ज किया जाएगा और अज्ञात आरोपियों की पतारसी भी की जा रही है। क्या लग रहा है सर, किस बात को लेकर? प्रथम दृष्टया जो अभी जांच सामने में आया तो मृतक जो है शराब के व्यापार से जुड़े थे, तो अभी संभवतः इसी पे से कार्रवाई हो रही है। ठीक है। आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया गया। नागौर से सांसद बेनीवाल ने यहां आक्रोश रैली में कई मुद्दों को लेकर केंद्र व राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रैली विफल रही है और इसमें जगह भरने के लिए सरकारी कर्मचारियों को बुलाया गया था। बेनीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की बीकानेर में आयोजित रैली में भाजपा के मंत्रियों, नेताओं तथा तमाम साधन संसाधन लगाने के बावजूद जगह को भरने के लिए सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा, फिर भी टेंट नहीं भरा। बेनीवाल ने कहा है कि लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो लगाव था वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत आवश्यक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़ दिए जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी। पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया गया। 6 मई की रात को भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया। ये हमला 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। बेनीवाल ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आपको तो ये भी पता नहीं कि रगों में खून बहता है, सिंदूर नहीं। बीकानेर में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। सांसद ने कहा है कि पर्ची से मुख्यमंत्री का नाम तय कर प्रधानमंत्री ने राजस्थान का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि ये राजस्थान का अपमान है, हमें इसका बदला लेना हो। पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पेपर माफिया हावी हो गए हैं और राजस्थान लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। उन्होंने पेपर लीक के आरोपों के चलते उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग की है। सऊदी अरब में शराब का नाम लेना भी गुनाह होता है, लेकिन अब कुछ स्थानों पर जाम छलकते हुए देखे जा सकेंगे। क्या नियम होगा फिलहाल तय नहीं है, लेकिन 73 सालों से यहाँ शराब पर पाबंदी थी। दरअसल सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो इस्लामिक रीति रिवाजों पर सख्त शरीयत कानूनों के पालन और उसके लिए हमेशा से जाना जाता है। सऊदी के कानून इतने सख्त हैं कि वहाँ कोई कानून तोड़ने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन अब वही सऊदी अरब में शराब बिकेगी। दरअसल सऊदी अरब ने करीब 73 साल बाद अब शराब से पाबंदी हटा दी। इसे एक बड़ा फैसला बताया जा रहा है। सऊदी लगातार अपने सख्त कानूनों में बदलाव कर रहा है और टूरिज्म को एक बड़ा मौका बनाने की कोशिश कर रहा है। ये फैसला भी इसी कड़ी में लिया गया है। हालांकि सऊदी के लोगों के लिए अब भी शराब पर पाबंदी है। अब अगर आप सोच सकते हैं कि भारत या किसी और देश की तरह सऊदी में भी शराब की दुकानों में जाकर आप शराब खरीद सकते हैं, तो आप गलत हैं। दरअसल यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट के लिए ये व्यवस्था की गई है। घरों में शराब रखने और बाजार में बेचने पर अब भी पाबंदी। इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे, जिससे बड़े टूरिज्म प्रोजेक्ट में शराब परोसी जा सकेगी। यानी अगर आप बाहरी किसी देश से सऊदी जाते हैं तो आपको शराब पीने के लिए मिल सकती है। सऊदी अरब में सिर्फ हल्की मात्रा में अल्कोहल वाली शराब ही मिलेगी, यानी बियर या फिर वोडका जैसी ड्रिंक आप पी सकते हैं। 20% अल्कोहल से ज्यादा वाली ड्रिंक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बताया गया है कि देश में करीब 600 जगहों पर ये शराब मिलेंगी। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।